नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेवल ऑफ एजुकेशन एकेडमी पे। इससे पिछली क्लास में हमने किया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमने व्याख्या की थी अनुच्छेद 25 से 28 तक की। आज की क्लास में हम करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसमें है आपके अनुच्छेद 29 से 30 तक। अब आइए देखिए कि अनुच्छेद जो 29 है वो क्या कहता है, उसके बाद 30 है जो वो क्या कहता है, या किस किस जो विशेष जो आपके मौलिक अधिकार हैं, किस किस मौलिक अधिकार का इसमें प्रावधान किया गया है। तो आइए देखिए अनुच्छेद 29। इसमें अल्पसंख्यकों को या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की या उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात इसमें कही गई है। अब सबसे पहले देखिए कि जो अल्पसंख्यक है वो क्या होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या संसद के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय या संसद के अनुसार भारत में जिसकी आबादी या कोई ऐसा संगठन है, कोई ऐसा धर्म है जिसकी आबादी 50% से कम है, उसको क्या माना जाएगा, अल्पसंख्यक। तो इसके अनुसार अब जैसे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और सिख हैं, जैन हैं, ये सभी के सभी क्या हैं भारत में अल्पसंख्यक। या हम इसका जो शाब्दिक अर्थ है उससे पता लगा सकते हैं कि अल्पसंख्यक जो क्या होता, अल्प मतलब कि कम, और संख्या जिनकी संख्या यानी कि काउंटिंग। अब जिनकी संख्या कम है उसको भी हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। अब भारत में जिसकी संख्या 50% से कम है उसको क्या माना जाता है, अल्पसंख्यक। अब इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है जो वो किए गए हैं, वो देखिए क्या है। जो 29A है, 29A है, उसमें देखिए क्या प्रावधान है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट क्या भाषा, विशिष्ट भाषा, उसके बाद लिपि और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अब देखिए भाषा है जो सभी की जो भाषा है वो अलग अलग है, और भारतीय संविधान के अनुसार अभी तक केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। अब उनमें जो भाषा है, किसी की विशिष्ट भाषा है जो या विशेष भाषा है, उसको क्या है, विशेष दर्जा या विशेष महत्व दिया जाएगा। उसके बाद लिपि है, किसी की लिपि जो लेखन है वो विशिष्ट है, या उनकी संस्कृति है जो उनका पहनावा है, उनका रहन सहन है, उनका धर्म है, उसके आधार पे कोई भी उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये आपका प्रावधान है 29A के तहत। अब उसके बाद देखिए अनुच्छेद जो 30 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 30 है, उसमें किस चीज़ का प्रावधान है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। देखिए शिक्षा संस्था यानी कि जो अल्पसंख्यक संगठन है या जो समुदाय है वो क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा संबंधी जो संस्था है उसको खोल सकते हैं, उससे संबंधित उनको शिक्षा दे सकते हैं। और प्रशासन, यहाँ पे है प्रशासन। अब वो जो शिक्षा संबंधी संस्थाएं खोलेंगे उनमें प्रशासन भी किनका होगा, उन्हीं का। यदि वो चाहते कि और किसी व्यक्ति का प्रशासन हो या कोई अन्य व्यक्ति सहयोग करे तो इनकी इच्छा के अनुसार ही कोई व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है, अन्यथा जो पूरा अधिकार है वो किसका होगा, अल्पसंख्यक वर्गों का। और इसमें उसके बाद एक आता है कि जो अल्पसंख्यक है वो भारत में कौन कौन से धर्म हैं जो अल्पसंख्यक माने गए हैं। अभी तक केवल 6 धर्म ही जो भारत में अल्पसंख्यक माने गए हैं, वो कौन कौन से, एक तो बौद्ध, उसके बाद सिख, उसके बाद जैन, फारसी और मुस्लिम, ये क्या हैं भारत में अल्पसंख्यक। अब आता है अनुच्छेद, वैसे अनुच्छेद ये 30 तक ही थे, अब इसमें 31 जो एक बार उसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 31 में किस चीज़ का प्रावधान था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 है जो वो किससे संबंधित था, संपत्ति के अधिकार से। और संपत्ति का अधिकार अब क्या है,
अब कानूनी यानी कि विधिक अधिकार उसको बना दिया गया। और ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसको किस में जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में इसको क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अनुच्छेद 32 है जो उसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। और संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 जो और मौलिक अधिकारों के अनुसार अनुच्छेद 32 जो सबसे प्रमुख अनुच्छेद है। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में ही होगा। और इसको किस किस नाम से जानते हैं? न्याय का झरना। इसको किस नाम से भी जानते हैं? न्याय का झरना। आपका क्वेश्चन में या आपका पेपर में आ जाए कि न्याय का झरना किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32। उसके बाद संविधान की आत्मा। उसके बाद संविधान की आत्मा भी अनुच्छेद 32 जो उसको ही कहा जाता है। और ये किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। और अब इसमें क्या है? जो रीट्स हैं जो वो दे रखी हैं कि 5 रीट्स हैं जो वो कौन कौन सी हैं, ये हमें विशेष अधिकार देता है। इसीलिए इसको संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो कहा गया है। तो सबसे पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि आप बंदी है जो कोई व्यक्ति बंदी है उसको विधि के अनुसार ही बंदी बना के और जो समय निर्धारित किया गया है उस समय तक ही उसको बंदी बना सकते हैं। उसके बाद 2 पे है परमादेश, 3 पे है प्रतिषेध, 4 पे है उत्प्रेक्षण और 5 पे है अधिकार परीक्षा। अब हम एक एक को गहनता से अध्ययन करते हुए चलेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो क्या है? इसका जो अर्थ है वो क्या है? विरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध किया है, जब तक वह अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक या उससे पहले उस व्यक्ति को कहाँ पेश करना होगा? जो न्यायालय या अदालत है उसमें पेश करना होगा। उसके बाद यदि उस व्यक्ति को जेल में अमानवीय बर्ताव यानी कि उसके साथ जेल में कोई भी भद्र व्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो वो व्यक्ति भी इस बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो इस अधिकार के तहत अपनी याचिका जो दायर कर सकता है। और इसमें जो आवेदन कौन कर सकता है? कोई भी अन्य व्यक्ति। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है और उसका कोई भी संबंधी है, उसके परिवार के हैं या उसके दोस्त हैं, कोई भी इसका जो ये याचिका है वो दायर कर सकता है। अब इसके बाद है हमारा नंबर 2 पे। अब वो देखिए उसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। अब देखिए 2 नंबर पे आता है परमादेश। परमादेश जो उसका क्या मतलब है और इसमें कौन सा अधिकार हमें प्राप्त है वो देखिए। ये है, इसका अर्थ है आदेश देना। और आदेश कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट है वो दे सकता है। अब देखिए ये जो आदेश है कैसे किस प्रकार से दे सकता है, एक बार इसको देखिए। यह एक नियंत्रण आदेश होता है जिसे न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को जारी करता है। कौन? यहाँ पे यदि कोई जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है तो उसमें जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है। और यदि कोई इसका जो हाई कोर्ट है उसका मामला है और उसको कौन आदेश दे सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो। तो अब देखिए न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को जारी
करता है ताकि उनके कार्य और नकारने के संबंध में पूछा जा सके। यानी कि यदि उन्होंने कोई कार्य ढंग से नहीं किया है या उस कार्य को नकार दिया है तो उस संबंध में जो न्यायालय है वो उनसे पूछ सकता है किस अधिकार के तहत, जो परमादेश है इसका प्रयोग करके। अब उसके बाद यह कब कब जारी नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता आपका जो निजी संस्था है या कोई विशेष व्यक्ति है या कोई जो व्यक्तिगत कोई मुद्दा है, तब यह परमादेश जो जारी नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद कोई गैर संवैधानिक विभाग है, कोई गैर संवैधानिक विभाग है, उसके खिलाफ भी इसको नहीं हम भेज सकते। अब और किस किस के खिलाफ इसको नहीं किया जा सकता, वो है भारत का राज्यपाल, उसके बाद भारत का राष्ट्रपति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और इनके खिलाफ भी कब, जब ये कार्यरत होते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल शुरू होता है या वो मध्य में होता है, यानी कि तब इनका कार्यकाल होता है, तो इनके खिलाफ भी हम जो परमादेश है वो नहीं भेज सकते। अब इसके बाद नंबर 3 पे देखिए वो क्या कहता है। तो देखिए 3 पे किस चीज़ का प्रावधान है, 3 पे है प्रतिषेध यानी कि रोकना। अब इसमें किस किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने कार्य क्षेत्र से उच्च न्याय कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यानी कि कोई ऐसा कार्य है जो निम्न न्यायालय हैं या अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है और उसको फिर भी वह न्यायालय हैं जो कर रहे हैं, तो ऐसे में जो उच्च न्यायालय है वो क्या करता है, प्रतिषेध यानी कि उसको केवल रोक सकता है। और ये कैसे होता है, कब जारी होता है, ये जारी होता है अधिकारिता से बाहर कार्य करने पर। यानी कि जो अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय करेगा तो उसके खिलाफ यह जो परमादेश या जो प्रतिषेध है वो जारी किया जाता है। अब देखिए 4 नंबर है जो 4 पे क्या है, अब देखते हैं हम 4 और 5 है जो वो रीट जो हमारी क्या कहती है या किसकी हमें स्वतंत्रता वो देती है, उत्प्रेषण। अब 4 नंबर पे है उत्प्रेषण, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रमाणित होना या सूचना देना। और इसे किसको और कब जारी किया जाता है, इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसमें यदि कोई मामला ज़्यादा लंबे समय तक कहाँ है, अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जो इससे उच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालय हैं उनमें कोई लंबे समय से कोई मुद्दा है, कोई विवाद है वो चला हुआ है, तो उसमें जो उत्प्रेषण का प्रयोग करके कौन, उच्च न्यायालय उसको उस मुद्दे को क्या करेगा, अपने पास से स्थानांतरित करवा सकता है, या फिर बिना बताए या फिर सीधा ही स्थानांतरित करवा सकता है, या फिर जो पत्र है कि एक पत्र जारी करके भी उस मुद्दे को या उस मामले को अपने पास से स्थानांतरित करवा सकता है। अब उसके बाद जो इससे पिछला था उसमें क्या था, केवल रोक यानी कि रोकना, उसमें क्या था, केवल रोकना, उसमें किसी भी मामले को केवल रोका जा सकता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उस मामले की जो सुनवाई है वो भी की जा सकती है, यानी कि उस मामले का जो भी पूरा जो न्याय है उस व्यक्ति को दिला जाएगा। यानी कि कोई भी लंबे समय तक कोई मुद्दा है तो यहाँ से सीधा यहाँ पर स्थानांतरण उसका किया जा सकता है। अब देखिए जो 5 है, 5 नंबर पे
किस चीज़ का अधिकार है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का देखिए, अब इसमें क्या है, प्राधिकृत द्वारा, प्राधिकृत या जो वारंट है उसके द्वारा। अब ये किसके किसके खिलाफ होता है? ये होता है जिस व्यक्ति ने, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई सार्वजनिक पद है जो अवैध तरीके से प्राप्त किया है, अवैध तरीके से प्राप्त किया है, तो उसके खिलाफ जो अधिकार परीक्षा है वो की जाती है और उसको क्या करना होगा, उसके बाद उस पद से हटा दिया जाता है। ये थी आपकी 5 जो रीट्स हैं वो, और ये सभी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अब एक बारी हम देख लेते हैं जो अनुच्छेद 33 है, 34 और 35, उसमें किस किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। बारी हम जल्दी से देख लेते हैं। जो हमारे 3 मौलिक अधिकार बचते हैं उनमें किस किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जो 33 है उसमें क्या है, सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार, यानी कि सशस्त्र बल है जो, उसमें जो सैनिक होते हैं उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। तो इसमें कुछ अधिनियम हैं, उनके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सैन्य अधिनियम 1950। उसके बाद 2 पे है नौसेना अधिनियम, ये भी आपका 1950। उसके बाद 3 पे है वायुसेना अधिनियम, ये भी आपका 1950। उसके बाद 4 पे है आपका पुलिस बल अधिनियम, ये आपका 1966। अब देखिए ये क्या होता है, जो भी सेना अधिकारी होते हैं या जो सेना में कोई भी व्यक्ति भर्ती होता है तो उनको सभी के सभी मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिए जाते, उनको मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं दिए जाते। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मौलिक अधिकार हमें हर तरह की स्वतंत्रता देते हैं। अब आप सोचिए कि यदि सैनिकों को भी मौलिक अधिकार, सभी के सभी मौलिक अधिकार दे दिए जाएं, अब ऐसे में क्या होगा, वो भाषण भी दे सकते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं बिना किसी की परमिशन के। तो ऐसे में क्या होगा, वो संगठन बना सकते हैं, कोई अपना विशेष जो धर्म है उसको अपना सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, जो गोपनीयता है, जो देश की, जो सेना की गोपनीयता है वो खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ये अधिनियम बनाए गए थे कि इन अधिनियमों के तहत जो सेना है, इसमें आपकी जो थल सेना है वो आती है। तो इसके तहत क्या होगा कि जो सेना निर्धारित करेगी वही आपके मौलिक अधिकार होंगे। यदि आप सेना में हैं तो इस अधिनियम के तहत ही आपको कार्य करना होगा। उसके बाद जो नौसेना है उसमें भी यही प्रावधान है कि हमने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार ही आपको कार्य करना होगा। अब उसके बाद ऐसे ही वायुसेना अधिनियम और ऐसे ही पुलिस बल अधिनियम, जो अधिनियम हैं इनके तहत ही उनको कार्य करना होता है। अब देखिए आगे अनुच्छेद जो 34 है उसमें देखिए क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 34 जो, उसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। इसमें मार्शल लॉ या आप बोल सकते हो इसको सैन्य कानून। अब इसमें क्या होता है, वैसे तो आज तक भारत में कभी भी जो मार्शल लॉ है वो नहीं लगा है। आज तक भारत में कभी भी जो मार्शल लॉ है वो कभी भी नहीं लगा है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको कुछ समय के लिए, जब तक यह लॉ या यह जो कानून है ये लगता है, उस समय के लिए जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकार हैं उनको छीन लिया जाता है। लेकिन आपको ये पता ही होगा कि जो आपातकाल है,
आपातकाल में भी व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीन लिया जाता है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन से जो मौलिक अधिकार हैं जिनको नहीं छीना जाता, जो आपातकाल के समय भी लागू होते हैं, वो आपके 20 और 21। कौन कौन से 20 और 21 हैं जो वो अनुच्छेद हैं या वो अधिकार जो आपके वो लागू होते हैं। अब देखिए अनुच्छेद जो 35 है उसमें किस चीज़ का प्रावधान है। इसमें संसद को विशेष शक्ति, इसमें संसद को विशेष शक्ति दी जाती है। यानी कि कोई भी ऐसी विधि बनानी है जिसमें मौलिक अधिकारों का यदि उनको असंगत या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 35 है उसके तहत संसद उस विधि को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। और इसमें जो मौलिक अधिकार हैं इनकी विशेषता है जो वो या विशेषता की जो व्याख्या की गई है। आज की क्लास में इतना ही। इससे अगली क्लास में हम करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो उसको ऐसे ही विस्तार से। क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।